हेलो बच्चों। तो बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हमें ये चैप्टर खत्म करना है। राइट। तो बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन है और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अभी 2 क्वेश्चन तो वैसे ही करवाने हैं जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसके ऊपर बेस्ड हैं, और फिर उसके बाद एक और कंसेप्ट है। देन उसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हम दे रखा है हमें इलस्ट्रेशन नंबर 24 जो हम आज की क्लास में करेंगे। क्वेश्चन में बोलता है समुद्रा एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके 3 डिपार्टमेंट हैं। 3 डिपार्टमेंट हैं KLM, और जिसके विच आर अंडर द चार्ज ऑफ द पार्टनर बी सी एंड डी। तो 3 डिपार्टमेंट हैं KLM, KL और M। के का चार्ज बी के पास है, और एल का चार्ज सी के पास है, और एम का चार्ज है बेटा वो डी के पास है। तो तीनों डिपार्टमेंट के लिए एक एक पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है। हमें क्वेश्चन में एक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रखा है। इसका मतलब तीनों डिपार्टमेंट का कंबाइंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दे रखा है। ठीक है ना। क्या बना रखा है? कंसोलिडेटेड। ध्यान रखना, कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग चीज होती है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग चीज होता है। दोनों में डिफरेंस है। आई रिपीट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग चीज होती है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग चीज होता है। जब हम कहते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो इसका मतलब होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं हम उसका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसके सारे आइटम एक साथ लिख रहे हैं, जोड़ के लिख रहे हैं। और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर आइटम नहीं दिखाए जाते। ठीक है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर वाले आइटम आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्योंकि एक बंदा रिसीवर होता है, दूसरा बंदा गिवर होता है, तो एक के डेबिट साइड में होता है, एक के क्रेडिट साइड में होता है, तो वो आइटम कट जाते हैं। इसलिए आप देख रहे हो कि ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको दे रखा है, तो इसके अंदर कोई भी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर की एंट्री नहीं है। राइट। और जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, पहले डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट निकालते हैं। डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अगर कुछ अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं, कुछ ऐसे खर्चे जो डिपार्टमेंट में चार्ज नहीं हुए थे, उसे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं, और फिर प्रोविजन बनाने के बाद हम वहां से पूरे बिजनेस का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ओके। तो कंसोलिडेटेड में इंडिविजुअल नेट प्रॉफिट नहीं निकाला जाता, उसमें स्टार्टिंग से ही सारे आइटम को कंबाइन कर देते हैं, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर को नहीं लिखते हैं। जबकि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उसमें क्या करते हैं सर, पहले इंडिविजुअल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, फिर अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और प्रोविजन वगैरह बना के फिर कंबाइंड नेट प्रॉफिट निकालते हैं। राइट बेटे। तो माइक सबको ऑन रखना है, सॉरी ऑफ रखना है। मानसी का माइक ऑफ है बेटा, तो आप माइक ऑफ कर लो। राइट। जब कुछ पूछना हो तभी ऑन करना है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक जो कि तीनों डिपार्टमेंट का है, परचेस जो कि तीनों डिपार्टमेंट की है, सैलरी वेजेस, रेंट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन और नेट प्रॉफिट है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, और उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है। सबके आगे एक नोट नंबर लिखा हुआ है। तो नोट नंबर में आपको बता रखा है आइटम्स का बाइफर्केशन, है ना, कौन से आइटम का कितना कितना पोर्शन है वो आपको यहाँ पर बता रखा है। तो देखो बेटा क्या बोलता है इसमें। क्वेश्चन में कहता है द ब्रेकअप ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसके बारे में ये पॉइंट बोला हुआ है। ओपनिंग स्टॉक का ब्रेकअप आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। के का है 37,890, एल का है 24,000 और एम का है 20,000। ठीक है सर। तो आपको बता दिया गया है कि भाई कितना ओपनिंग स्टॉक किस किस डिपार्टमेंट का है, ये आपको अलग अलग सेपरेटली इसमें मेंशन कर दिया है। ठीक है, 2 मिनट वेट करेंगे। कुछ पेज खुल गया है मेरा, ये कैसे हटेगा। चलिए, तो ओपनिंग स्टॉक बेटा ये जो 81,890 का है, इसका ब्रेकअप नीचे बता दिया कि इसमें के का इतना है, एल का इतना है, एम का इतना है। ठीक है सर। परचेज के बारे में नोट नंबर 2 है जो कि नीचे दे रखा है। परचेज आपकी 2,65,700 की थी, जिसमें ये के की है, ये एल की है और ये एम की है। सैलरी और वेजेस के लिए बता रखा है कि सैलरी और वेजेस में 12,000 जो हैं वो डिपार्टमेंट एम के हैं, और बाकी का जो है सर, बाकी का जो है वो तीनों डिपार्टमेंट में 4-4 एक में बांट देना है। तो सैलरी एंड वेजेस में से पहले 12,000 निकालना है, वो पूरा पूरा एम में चार्ज कर देंगे,
और बाकी के बैलेंस को 4-4-1 में बांट देना है। रेंट को सर हमने रेशो के हमने फ्लोर एरिया के रेशो में बांट देना है, और फ्लोर एरिया का रेशो ऑलरेडी 2:5 दिया हुआ है। अच्छा सर, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट को हमने टर्न ओवर के रेशो में बांटना है। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस और डिस्काउंट को टर्न ओवर के रेशो में बांटना है। डेप्रिसिएशन ऑन असेट शुड बी इक्वली चार्ज टू दिस डिपार्टमेंट। जो डेप्रिसिएशन है बेटा वो तीनों डिपार्टमेंट में बराबर बांट देंगे। और सेल्स मेड बाय द 3 डिपार्टमेंट्स पर आपको सेल्स का भी ब्रेकअप दे रखा है। जो ऊपर सेल्स है उसमें से के की 1,80,000 है, देन 1,30,000 है और 90,000 है। क्वेश्चन में कहता है क्लोजिंग स्टॉक का ब्रेकअप, तो सर क्लोजिंग स्टॉक का ब्रेकअप भी दे रखा है। कहता है 45,100, 22,300 और 21,600। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट एम, एम का जो क्लोजिंग स्टॉक है इंक्लूड्स 5,700 गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट की। ठीक है सर, एम के क्लोजिंग स्टॉक में 5,700 रुपए का वो सामान है जो डिपार्टमेंट के से ट्रांसफर किया गया। और डिपार्टमेंट के से ट्रांसफर किया गया है तो किस पर ट्रांसफर किया गया है, ये प्रॉफिट पे ट्रांसफर किया गया है या कॉस्ट पे ट्रांसफर किया गया है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बता रखा हो कि ट्रांसफर किस प्राइस पे होता है तो हम ये मानेंगे डिपार्टमेंट नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर कर रहे हैं। आगे कहता है हाउएवर ओपनिंग स्टॉक डज नॉट इंक्लूड एनी गुड्स ट्रांसपोर्ट फ्रॉम दी अदर डिपार्टमेंट। ओपनिंग स्टॉक में किसी दूसरे डिपार्टमेंट का गुड्स इंक्लूड नहीं है। इसका ये मतलब हुआ क्लोजिंग स्टॉक में तो हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कुछ गुड्स पड़े हुए हैं डिपार्टमेंट एम के, सॉरी डिपार्टमेंट के, लेकिन ओपनिंग में ऐसा कुछ नहीं है। तो क्लोजिंग में तो प्रोविजन बनाएंगे, लेकिन ओपनिंग में प्रोविजन बनाने की बात नहीं है। आगे कहते हैं डिपार्टमेंट के एंड एल सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,700 एंड ₹600 रिस्पेक्टिवली टू 2 डिपार्टमेंट एम। डिपार्टमेंट एम को के ने भी ट्रांसफर किया है और एल ने भी ट्रांसफर किया है। के ने ट्रांसफर किया है 10,700 और एल ने ट्रांसफर किया है 600। डिस्काउंट रिसीव्ड आर ट्रेसेबल टू द डिपार्टमेंट्स के एल एंड एम एट 400, 250 एंड 150। जो डिस्काउंट रिसीव्ड आपको दे रखा है, ठीक है सर, जो क्रेडिट साइड में है उसका एक्चुअल ब्रेकअप नीचे दे दिया। टोटल 800 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड है और इसमें से किसका कितना है ये नीचे आपको पहले से ही बता दिया। चलो जी, आगे क्वेश्चन में कह रहा है पार्टनर्स आर टू शेयर द प्रॉफिट्स एज अंडर। फिर पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयर कैसे करना है सर, 75% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ डिपार्टमेंट के एल एंड एम टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर इन चार्ज एंड बैलेंस टू बी क्रेडिटेड इन 2:1:1। तो पार्टनर्स को प्रॉफिट हम कैसे बांटेंगे, कह रहा है जिस डिपार्टमेंट का जितना प्रॉफिट आएगा, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट का जितना प्रॉफिट आएगा तो सबसे पहले उसको तो सर उस डिपार्टमेंट के पार्टनर को 75% दे दो, और बाकी जो बचेगा सर, बाकी जो बचेगा उसको 2:1:1 में बांट देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, बस खर्चे आपको बता रखे हैं ब्रेकअप कैसे करने हैं और उसी के हिसाब से आपको उसका ब्रेकअप करना है। तो करते हैं क्वेश्चन को, पहले बनाते हैं फॉर्मेट। तो हम बनाएंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और उसके बाद फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। चलिए, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 है। आई होप सबके पास बुक अवेलेबल है अपनी, और बुक से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आइए, तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ईयर एंडेड बेटा हमारे पास 31 कोई दे रखा है, कब साल खत्म हो रहा है, 31 मार्च दे रखा है। चलिए, तो पर्टिकुलर्स, अच्छा 3 डिपार्टमेंट तो थोड़ा सा स्पेस लेके करना पड़ेगा काम में, तो हम वेट करते हैं और थोड़ा इसको हम, चलो ये मैं ऐसा करता हूँ, बुक ओपन कर लेता हूँ और पेज को बड़ा कर देता हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन देखना ना पड़े। वेट करेंगे 1 मिनट, बुक ले लूँ मैं अपनी।
चैप्टर हेड डिपार्टमेंट, तो 3 डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है के, एक है एल और एक है एम। तो पर्टिकुलर्स ये के, एल और एम, इसको दोबारा बनाते हैं बेटा, स्पेस कम बढ़ गया है। चलो यहाँ दोबारा बनाता हूँ मैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/13। पर्टिकुलर्स और KLM, देन पर्टिकुलर्स और एक के, एल और एम। डेबिट क्रेडिट, डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज। ठीक है, ऊपर वाला सेगमेंट हम ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे और फिर नीचे वाला जो हिस्सा है वो प्रॉफिट लॉस के लिए यूज होगा। ठीक है, तो अब ये भी मूव कर रहा है गैस, नहीं अब ठीक है। चलिए और इसकी लेंथ बढ़ाते हैं। आप लोग कॉपी में फॉर्मेट बनाओ फटाफट से, बहुत सारे आइटम्स हैं तो थोड़ा लेंथ इसकी अच्छी खासी रखनी पड़ेगी। नीचे वाला हिस्सा प्रॉफिट लॉस का, ऊपर वाला ट्रेडिंग के लिए। चलो जी, तो सबसे पहले बेटा हमें दे रखा है इसमें ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का ब्रेकअप दे रखा है, तो जैसे जैसे है वैसे वैसे ले लेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक हमें जो दे रखा है बेटा वो है 37,890, ये के का है, और एल का है 24,000, और एम का है 20,000। ठीक है जी, ये पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है। परचेस हमें क्वेश्चन में दे रखी है, उसका ब्रेकअप दे रखा है। के का है 1,40,700, और एल का है 80,600, और ये है 44,400। तीसरा पॉइंट दे रखा है बेटा आपको सैलरी एंड वेजेस का। सैलरी एंड वेजेस आपकी 12,000 है। तो सैलरी एंड वेजेस तो कहाँ आएंगे बेटा, सैलरी वेजेस में बोला हुआ है कि सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड वेजेस 12,000 ऑफ डिपार्टमेंट ए, द बैलेंस सैलरी शुड बी अपोर्शन टू द 3 डिपार्टमेंट 4/1। अब बेटा वेजेस खर्चा होता है डायरेक्ट, तो बेटा वो तो कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। तो 12,000 की वेजेस एम में डाल दो, और जो सैलरी है बेटा वो खर्चा है इनडायरेक्ट, तो सैलरी से प्रॉफिट लॉस में जाएगा। तो सैलरी वाला अमाउंट नीचे ले लो और उसको 4-4-1 में बांट देना है। तो टोटल सैलरी वेजेस 48,000 की थी, जिसमें से 12,000 वेजेस हम ऑलरेडी डिपार्टमेंट एम में डाल चुके हैं, बच गया 36,000, और 36,000 को 4-4-1 में बांट दो। तो बताओ बेटा कितना आता है, शायद ये आएगा 16,000, 16,000 और 4,000। ठीक है, 48,000 में से 12,000 की वेजेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में डाल चुके हैं, बाकी का जो 36,000 है उसको 4-4-1 में बांट देना है। तो बांटेंगे तो 9×4 = 36, तो 4,000 इंटू 4, 4,000 इंटू 4 एंड 4,000 इंटू 1, ये इसका अमाउंट आ गया है। आगे क्वेश्चन में कहता है रेंट को आपने फ्लोर स्पेस के रेशियो में बांटना है, जो कि 2-2-5 है। तो रेंट है 10,800 का, और 10,800 को बेटा आप 2-5 में बांटो, तो 5×2=7=9, और 12×9=108, तो ये 12 आएगा। तो 2,400, 2,400 और 6,000, मुझे बताना कि सही है या नहीं। 24, 2,400 और 6,000। आई होप ये ठीक है, 10,800 पूरा बढ़ गया। सेलिंग एक्सपेंसेस को और डिस्काउंट को टर्न ओवर के रेशो में बांटना है। टर्न ओवर का मतलब हो गया सर सेल्स के रेशो में बांटना है।
तो सेलिंग एक्सपेंस आपका 14,400 है और 14,400 को हम सेल्स के रेशो में बांटेंगे। अब सेल्स सर डिपार्टमेंट की कितनी कितनी है, तो बेटा वो नीचे बता रखी है आपको। सेल्स के लिए आपका पॉइंट दे रखा है कौन सा, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में सेल्स का ब्रेकअप दिया है। पॉइंट नंबर 7 में सेल्स का ब्रेकअप दिया है 1,80,000, 1,30,000 और 90,000। इसका रेशो निकालोगे तो 18:13:9 आएगा। ठीक है, तो 18 और 9 हो गया आपका 27 और 13 40। तो जरा मुझे आप लोग बताओ कि सेलिंग एक्सपेंसेस को 18, 13 और 9 में बांटने पे क्या आ रहा है। इसको 18, 13 और 9 में बांटा है सेल्स के रेशो में। 14,400 के मान को बांटो बेटा, मुझे बताओ कितना आ रहा है। अगर कोई बच्चा कर रहा है बेटा कैलकुलेशन बताइए। 6480 6480 और 4680 4680 3240 कितना 3240। 3240। तो ये बेटा हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अगला पॉइंट बेटा डिस्काउंट अलाउड है और डिस्काउंट अलाउड 1200 का है और इसको भी सेम रेशो में बांटना है। डिस्काउंट अलाउड को भी सेम रेशो में बांटना है 18, 13, 9 में। तो 1200 का अमाउंट है डिस्काउंट अलाउड का, बताओ बट कितना आएगा। सर 540। 540 पहले वाले का, सेकंड 390। 390 एंड लास्ट वन 270 570। 570 या 270। 270 270 है, तो 270 आ गया बेटा ये, राइट। चलो जी, उसके बाद फिर यहाँ से अगला पॉइंट है डेप्रिसिएशन। डेप के लिए क्या बोला था, डेप्रिसिएशन के लिए पॉइंट नंबर 6 है, करेक्ट डेप्रिसिएशन तीनों डिपार्टमेंट बराबर बांट देना। तो 750 के डेप्रिसिएशन को तीनों में बराबर बांटो। तो 750 को अगर हम बांट देते हैं तो कितना आएगा, 250, 250 और 250। ठीक है, डेप हमने बराबर बांट दिया। और बताओ जी, नेट प्रॉफिट तो बेटा बाद में निकालेंगे। सेल्स आपको अलग अलग दे रखी है तो ये लिख देते हैं यहाँ पर, बाय सेल्स ये है 1,80,000, 1,30,000 और 90,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक का भी बाइफर्केशन आपको दे रखा है इन पॉइंट नंबर 8। तो ये है 45,100, 45,100 और 22,300 और 21,600। ठीक है, इसके बाद डिस्काउंट रिसिप्ट कितना है बेटा, आपका 800 है और डिस्काउंट रिसीव 800 किस में बांटना है सर, पॉइंट नंबर 10। डिस्काउंट रिसिप्ट दे रखा है आपको, तो ये 400, 250 और 150 है। ठीक है, तो बाय डिस्काउंट रिसिप्ट ये आपको दे रखा है पहले से ही 400, 150, 250। करते हैं इसको, 400, 250 और 150। ठीक है सर, ये बढ़ गया। इसके बाद अब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर की एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट में, जो कितनी कितनी थी इसके लिए आप देखोगे तो पॉइंट नंबर बेटा आपको आना है 9th पे। 9th वाले डिपार्टमेंट में कहता है के ने 10,700 का सामान और एल ने 600 रुपये का सामान एम को बेचा है। तो के और एल बेच रहे हैं एम को, तो बाय ट्रांसफर टू एम, के ने ट्रांसफर किया है कितना 10,700 और एल ने ट्रांसफर किया है बेटा 600। जो ट्रांसफेरर है मतलब जो गिवर है उसके लिए सेल माना जाएगा, ट्रांसफेरर के लिए क्या माना जाएगा बेटा, सेल माना जाएगा। और जो रिसीवर है सर उसके लिए परचेज मानी जाएगी। तो टू ट्रांसफर फ्रॉम क्या नाम है के, तो के से ट्रांसफर हुआ 10,700 और एल से ट्रांसफर हुआ बेटा 600, इसके लिए परचेज होगी। तो ये कर दिया हमने। ये करने के बाद अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप ना ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे। फर्स्ट एंट्री कर चुके हैं, सेकंड भी हो गई, थर्ड भी हो गई, फोर्थ भी हो गई, फिफ्थ भी कर चुके हैं, छठा भी हो गया, आठवां भी हो गया और जो प्रोविजन है वो तो बाद में बनेगा। और उसके बाद फिर हमने डिपार्टमेंट का वाला एंट्री भी कर, सब कुछ हो गया बेटे। यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकालो तीनों डिपार्टमेंट का।
कितना कितना आ रहा है? करो बेटा कैलकुलेशन, मुझे बताओ। सर के का आ रहा है 57,210, 57,210, 48,300, 48,300, 23,900। 23,900 और टोटल कितना आ रहा है बेटा? के का कितना आ रहा है टोटल? इसका सर के का कितना टोटल आ रहा है? के का टोटल कितना आ रहा है? यहाँ जो फिगर का आएंगे टोटल 2,35,800 2,35,800, और इसका टोटल आ रहा है 1,52,900, 152,900 और 1,11,600। ठीक है, सेम फिगर यहाँ डाल देंगे 235,800, 152,900 और 1,11,600। ठीक है, यही ग्रॉस प्रॉफिट बेटा आपको यहाँ ट्रांसफर कर देना है, यही ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आया 57,210 और 48,300 और फिर उसके बाद आपका 23,900। ठीक है, ये करने के बाद बेटा अब आप क्या करोगे, यहाँ से नेट प्रॉफिट भी निकाल लो क्योंकि सारे खर्चे हम कर चुके हैं। तो ये सब करने के बाद फाइनली फिगर यहाँ से आप नेट प्रॉफिट की निकालोगे, तो ये डिपार्टमेंट वाइज नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखो मैंने बताया था डिपार्टमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में तो कुछ खास काम होता नहीं है, बस खर्चे डिस्ट्रीब्यूट करके आपको डालने होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करना होता। तो ये 57,210 में 400 जोड़ोगे तो 57,610 हो जाएगा, 57,610। इसमें से सारे आइटम माइनस करो और बताओ कितना आ रहा है। आई होप क्वेश्चन कर रहे हो बेटा साथ साथ, क्योंकि बुक में सॉल्यूशन वगैरह देख के शॉर्टकट कर रहे हो तो बाद में दिक्कत हो सकती है। अगर क्वेश्चन अपने हाथों से कर लोगे तो वो मन में बैठ जाता है और आपको याद रहता है। बताओ कितना आ रहा है बेटे? 31,940, 31,940, 940। 24,830, 24,830, 30। ठीक है, 10,000 10,290 290, और ये 48, ये 550 हो जाएगा। 24,050 48,550 और 24,050, 24,050, 24,050, 24,050। ठीक है सर, ये आ गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे सर, एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया प्रोविजन बनाने के बाद, और फिर पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटना है तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, तो एक बनेगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिख देना फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पूरा प्रॉपर लिख देना है फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड होगा उसका। कितना बोला था वैसे ईयर एंड? 31/3/13 बोला हुआ था। और यहाँ पर हम डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट डाल देंगे बाय डिपार्टमेंट नेट प्रॉफिट। बुक में कई बार शॉर्टकट मार देते हैं, लाइक जनरल प्रॉफिट लॉस बनाता ही नहीं है, तो उसका एग्जाम में फर्क पड़ेगा आपको। तो जो पूरा प्रोसीजर है वो फॉलो करना है। तो के का, एल का और एम का, तो 31,940, 24,830 और 10,290। चलो, तो पहले तीनों फिगर जोड़ो कितनी आ रही है? 67,060। 67,060, तो 060। यस सर। चलो, इसके बाद बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और उसके नीचे वर्किंग नोट बनेगा। तो ये बना रहा हूँ फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
31/3/13 particulars और amount, particulars और amount, क्रेडिट डेबिट, और इसके बाद बेटा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या करेंगे हम? सबसे पहले सर किसका क्लोजिंग स्टॉक अनसोल्ड रह गया है किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास, उसमें एक लाइन बोली हुई है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एम, लाइन बोली हुई है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एम includes goods ₹5700 transferred from K का जो सामान है वो M के पास अनसोल्ड रह गया है, तो इसमें जो ट्रांसफेरर है वो कौन है? ट्रांसफेरर है K। तो पहले ट्रांसफेरर का जीपी रेशियो निकालेंगे। तो नॉर्मल या यूजुअल जीपी रेशियो ऑफ K जो ट्रांसफेरर है, दैट इज ट्रांसफेरर। तो फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल इनटू 100। तो पहले के पे आ जाते हैं सर। के का जीपी कितना आया? के कौन सा वाला डिपार्टमेंट था? बीच वाला था। के का जो फर्स्ट वाला है, के का जीपी आया 57,210 और इसकी जो सेल्स मानी जाएगी बेटा वो ये 1,80,000 मानी जाएगी और ये मानी जाएगी। तो 1,80,000 और 10,700 तो 1,90,700 हो गया। 190,700 और 57,210। अगर फिगर भूल जाऊँ तो बताना। तो पहली फिगर है 57,210 और ये कितनी थी भूल गया बताओ। 48,300 नहीं 190,700 190,700 इंटू 100 कितना है बताओ। ये इसका जीपी 30%। 30%। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे केस गुड्स lying unsold with M। के का कितना सामान M के पास अनसोल्ड पड़ा हुआ है? क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ था पॉइंट नंबर 5700 बेटा, 5700 का है ना, 5700 का सामान अनसोल्ड पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो 5700 का 30% निकाल दो, बताओ। 1710 1710 का बेटा आइटम उनके पास रह गया है और जो 1710 है इसका बनेगा प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ये है बैलेंसिंग फिगर। बताइए जी, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, ये तो प्रोविजन है और सर ये यहाँ से नेट प्रॉफिट आ गया, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए पहले कितना आ रहा है? 67060 में से माइनस करो 1710 जो कि आपने यहाँ से निकाला है 5700 का 30%, 65,350 65,350। तो 65,350 आ जाता है यहाँ पर। 67070 और 67060 नॉट 70, ये आ गया हमारा 65,350 का नेट प्रॉफिट। अब सर ये एप्रोप्रिएशन में जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या चीज होती है सर? ये प्रॉफिट का बंटवारा दिखाती है पार्टनर्स के बीच, 65,630। इसको बांटना कैसे है सर? तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसको कैसे बांटना है सर? 3 हिस्से बनाने हैं इसके, है ना, 3 हिस्से बनाने हैं इसके। तो पहला पार्ट इसमें लिखोगे 75% ऑफ डिपार्टमेंट प्रॉफिट,
डिपार्टमेंट के प्रॉफिट का 75%। तो कौन कौन पार्टनर है? पार्टनर है के, एल और एम। के डिपार्टमेंट का बेटा क्या प्रॉफिट आया था? के डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आया था 31,940, 31,940। वो अपने डिपार्टमेंट का ले लेगा 75%। ठीक है, वो ले लेगा अपने डिपार्टमेंट का 75%। तो 31,940 आया था, तो 31,940 का 75%। दूसरे वाले का आया था 24,830, तो 24,830 का 75%। और एम का आया था 10,290, तो वो 10,290 का 75%। राइट सर, ये डिपार्टमेंट के एल एम का है। मिल किसको रहा है बेटा? ये बी को मिल रहा है, सी को मिल रहा है और डी को मिल रहा है। बी को मिल रहा है के का, और सी को मिल रहा है एल का, डी को मिल रहा है एम का। तो 31,940 का 75% निकालो, बताओ कितना आया? 31,940 का 75%, 23,955। 23,955। ऐसे सेकंड निकालो। 24,830 का 75%, 24,830 का 75%। 18623. 18622। 623. 23. 2.5 हो तो 23 कर दिया. जो 3 कर लेते हैं राउंड अप करके। ऐसी 10,290 का 75%, 8,190. कितना? 8,190. 8,190। कितना यार है? सर 7718। चेक कर लो पहले दोनों में से कौन सी सही है। 7718। 10,920 का 75, 7718। यस सर। ठीक है चलो। इसके बाद बेटा जो बचा, जो प्रॉफिट बचेगा उसको कैसे करना था? पॉइंट नंबर 11 में बोला है, जो बचेगा उसको बांट देना है आपको 211 में। तो 65,630 में से पहले ये माइनस कर लो, ये कितना था? ये 3 फिगर माइनस कर लो। मुझे बताओ पहले डिफरेंस कितना आ रहा है? सर 15,054। दोबारा। 15054। 15054, ये है बैलेंस फिगर है। ये बेटा रेशियो बांट देना है। तो बैलेंस ट्रांसफर्ड इन क्या रेशियो बोला हुआ है? 2:1:1। तो बी का और सी का और डी का कितना होगा? तो रेशियो कितना है? रेशियो है 2:1:1। तो 2/4, 1/4, 1/4। तो ये 15054 आया था, 15054। इसका पहले आधा कर दो, इसका 2/4 निकालो, कितना आ रहा है? 5727। 15,054 का 2/4 और फिर 1/4, फिर 1/4, ऐसे कर देने। हाँ पहला वाला 7527. 7527, ठीक है। सेकंड वाला 3763. 3763। 3764. एक रुपये का वो 0.5 का डिफरेंस यहाँ पे ठीक है, वो वो 0.5 की वजह से एक का 1 रुपये कम हो जाएगा, एक का बढ़ जाएगा। तो आप किसी का भी ले लो, चाहे सी का ले लो या डी का ले लो। तो ये हो गया बेटा पूरा क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट वही है जो लास्ट क्लास में सीखा था, उसमें कुछ नया नहीं है, नथिंग एल्स। इसको करें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 25, फिर उसके बाद नया कंसेप्ट। जब हो जाए बेटा बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ फिर। डन सर. चलिए, तो एक चीज आपको फिर से मैं याद दिला देता हूँ कि इसका बैलेंस गलत है। किसका बैलेंस? 15,334 आ रहा है। सर वो 15,000। आपने वैल्यू गलत लिखी है, 65350 होगी। ये वैल्यू कितनी है? 65350 है। यस 65350। यस 65350।
अब चेक करो फिर ये प्रॉफिट ठीक है, फिर ये 15,000 15,054 ही आ रहे हैं। हाँ सर। चलिए, और यहाँ तो 65,630 ही है, तो क्या कराएंगे। अच्छा यहाँ कर दिख दिया मैंने, ये 65,350 था बेटा, यहाँ भी गलत दिखा है, ये 65,350 है, 65,350 राइट, ठीक है 65,350 है, जिस वजह से फिर बैलेंस भी आपका डिफरेंट आएगा। चलो तो ये कर लिया हमने पूरा क्वेश्चन, और एक बार फिर से आपको मैं याद दिला दूं, एक होता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, और एक होता है आपका जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें क्या है सर, ये कंबाइंड बनता है ट्रेडिंग, अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, तो आपको सर इसका मतलब है कि कंबाइंड ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलो, ये बनाने ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एक्सक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इसमें इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो आइटम कैंसिल हो जाते हैं। इसमें क्या करते हैं सर, डज नॉट टेल इंडिविजुअल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑफ डिपार्टमेंट, इससे डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं आता। जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें क्या केस है सर, ये प्रिपेयर्ड आफ्टर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बात बनाते हैं, ठीक है, और इट इज चार्ज विद unallocated expenses and provision for unrealized profit। तो अगर आप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें आपको डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल नेट प्रॉफिट नहीं मालूम चलता, लेकिन जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है सर, ये आपका इंडिविजुअल नेट प्रॉफिट निकालने के बाद ही बनाया जाता है, ठीक है। तो पेपर में कई बार ध्यान से आपको सुनना है, अगर बोलेगा कंसोलिडेटेड आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने तो वो अलग चीज़ है, जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने को बोलेगा तो वो अलग चीज़ है, दोनों सेम नहीं होती, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो हमने जस्ट अभी किया उसमें हमें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट पहले से ही दे रखा था, और आपने देखा कि उसमें इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर की एंट्री नहीं थी, वो नीचे अलग से आपको बताई थी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और ये लास्ट क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद फिर नया कॉन्सेप्ट क्या बोलता है देखो। कर दो। हाँ जी, इसको लिखना है तो लिख लो। सर हो गया। जी अब आते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन में बोलता है पूमा लिमिटेड हैज टू डिपार्टमेंट्स M&S फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। पहले कहता है डिपार्टमेंट वाइज बनाओ और फिर कहता है कंसोलिडेटेड भी बना दो फॉर देयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2013 के लिए। तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है दोनों का बेटा, परचेज गिवन है, कैरेज इनवर्ड गिवन है, वेजेस गिवन है, सेल्स गिवन है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर के अलावा, मतलब ये ओपन मार्केट वाली सेल है। परचेज गुड ट्रांसफर, जो गुड्स परचेज करे थे, जो गुड्स डिपार्टमेंट ने परचेज करे थे ओपन मार्केट से, उनमें से कुछ ट्रांसफर किया है। एस टू एम, एस ने एम को किया है 10,000 का और एम ने एस को किया है बेटा 8,000 का। फिनिश गुड ट्रांसफर, जो इन्होंने फिनिश गुड्स बनाए हैं वो भी क्या करें, ट्रांसफर करें। एस ने करे एम को 35,000 का, एम ने किया एस को 40,000 का। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स,
जो फिनिश गुड्स आया था उसमें से वापस भी किया है। एम ने वापस किया है एस को, तो एम हो गया गिवर, एस हो गया रिसीवर, और एस ने किया है एम को, तो एस हो गया गिवर, एम हो गया रिसीवर। जो क्लोजिंग स्टॉक है बेटा वो परचेज गुड्स का है 4,500 और 6,000, और जो फिनिश गुड्स का है उसका है 24,000 और 14,000। आगे क्वेश्चन में कहता है परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। ठीक है, परचेज गुड्स को तो परचेज कॉस्ट पे ही ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब सर परचेज गुड्स जिस रेट पे खरीदे थे उसी रेट पर हम दूसरे डिपार्टमेंट को दे देते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ परचेज गुड्स के ट्रांसफर पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती। परचेज गुड्स के ट्रांसफर पे इन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। अगर ट्रांसफर कॉस्ट प्राइस पे हो रहा हो, मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर ट्रांसफर कॉस्ट प्राइस पे हो रहा हो तो आपको किसी तरीके का प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं होती है, आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। एडजस्टमेंट आपको तभी करनी पड़ती है बेटा, एडजस्टमेंट आपको तभी करनी पड़ती है जब क्वेश्चन क्या बोले सर, जब क्वेश्चन बोले कि ट्रांसफर लोडेड प्राइस पे हुआ है। लोडेड प्राइस का मतलब है प्रॉफिट भी उसमें इंक्लूड हुआ है। तो परचेज गुड्स तो परचेज कॉस्ट पे ट्रांसफर हो जाते हैं, इस पर कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती। लेकिन जो फिनिश गुड्स हैं बेटा वो डिपार्टमेंटल के मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है सर, मार्केट प्राइस का मतलब बाजार में जिस रेट पर बेचते हैं उसी रेट पर फिनिश गुड्स को इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया जाता है। तो ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर ट्रांसफर हो रहा है। 20% ऑफ फिनिश्ड स्टॉक एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेड फिनिश गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक में, हर डिपार्टमेंट के फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक में 20% वो स्टॉक है जो दूसरे डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। इसका मतलब सर इस 24,000 में 20% स्टॉक है 4,800 है दूसरे डिपार्टमेंट का, मतलब कि एस का, और इस 14,000 में बेटा 20% मतलब कि 2,800 है एम का। तो हर डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में 20% दूसरे से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब करते हैं बेटे क्वेश्चन को, पहले स्पेस दे लेते हैं यहाँ पर और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल सर सिंपल सा है, बस इसमें कॉन्सेप्ट है कि आपको इसमें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट खुद बनाना है। ठीक है, तो चलो करते हैं सर। स्पेस ले लिया हमने, थोड़ा पेज और ले लेते हैं जी। आइए तो हम कर रहे हैं सबसे पहले डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें कोई भी आइटम इन डायरेक्ट एक्सपेंस का नहीं है, तो नेट प्रॉफिट वाला पोर्शन तो दिखाना ही नहीं है, तो सीधे ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाओ, बिकॉज देर आर नो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13। चलिए पर्टिकुलर्स, और दो डिपार्टमेंट हैं, एक है एम दूसरा है एस, फिर पर्टिकुलर, एक है एम और दूसरा है एस, ये है डेबिट क्रेडिट। ठीक है सर, तो सबसे पहले देखो ओपनिंग स्टॉक है जी, कितना है सर, ये है 20,000, ये है 12,000। बहुत बढ़िया सर। परचेज, परचेज है 92,000 और 68,000। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 2,000, 2,000। वेजेस 12,000 और 8,000, वेजेस 12,000 और 8,000। ठीक है, सेल्स 1,40,000 और 12,000 बाय सेल्स अकाउंट 1,40,000 और 1,12,000। और उसके बाद परचेज गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं बाय परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो कितना कितना हुआ है सर, एस ने क्या है एम को, तो एस के लिए बेटा सेल मानी जाएगी, एस के लिए सेल है तो एस की क्रेडिट साइड में आएगा।
और एम की सर डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। और एम ने करी है एस को, एम ने करी है एस को, तो एम के लिए सेल है और एस के लिए परचेज है, बोथ साइड्स। टू ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स, और परचेज गुड्स पर कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है क्योंकि परचेज गुड्स कॉस्ट पे ट्रांसफर होंगे ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। जो ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए सेल क्रेडिट साइड में आएगा, और जिसको मिल रहा है जो ट्रांसफेरी है उसके लिए परचेज उसके डेबिट साइड में आएगा। फिनिश गुड्स का ट्रांसफर सर, तो बाय ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स, बाय ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स, चलो जी। तो एस ने करा है एम को, तो एस की क्रेडिट साइड में आएगा 35,000, एम को किया है तो एम में डेबिट में आ जाएगा। और एम ने करा है एस को, एम ने करा है एस को बेटा 40,000, तो एम की क्रेडिट साइड में आएगा। और सर यहाँ पर भी आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। तो ये हो गया टू ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में प्रॉफिट बुकिंग है, परचेज तो उल्टा लिख दिया क्या एक साइड में, हमने एस को किया है 35,000, पहले एस ने एम को किया है तो एस के लिए सेल है, तो एस फिनिश को ट्रांसफर बाय एम टू एस है पहले। नहीं एस टू एम लिखा हुआ है शायद ओल्ड वाली बुक में, हाँ चेक कर लो, हाँ, ओल्ड वाली तो बुक में आपकी शायद बुक में एस टू में, हमारी में एम टू एस है। सर S2M लिखा। एस टू एम है बेटा, है ना। ओल्ड वाली बुक में शायद गलती थी, उसमें नहीं पहले सर एस पे ही है ओल्ड में भी। है ना, ये सेम है जो जो इसमें लिखा हुआ है। बट सर मेरे पास इसी साल Yes, का मॉड्यूल है, उसमें एम टू एस है फर्स्ट वाला। अच्छा चलो फिलहाल तो मेरे पास जो डेटा लिखा हुआ है उसके क्या नाम है मैं बेस पे कर रहा हूँ, है ना। जो मेरे पास अभी लिखा हुआ है उसके बेस पे मैं इसको कर देता हूँ। जहाँ तो मुझे याद है मेरी वाली बुक में ठीक है, किसी किसी ओल्ड वाली बुक में मिस्टेक थी। तो एस टू एम में आपका 35,000 है, तो ये एस के लिए सेल है और एम के लिए परचेज है। और एम ने एस को करी है तो एम के लिए सेल है, तो एम में 40,000 आ गया और यहाँ पे इतना आ गया। रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स बेटा करें रिटर्न, एम ने करें एस को, एम ने करें एस को, तो बेटा एस हो गया रिसीवर और एम हो गया गिवर, तो गिवर के बेटा क्रेडिट साइड में आएगा बाय रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स। तो एम ने करा है एस को, तो एम गिवर है, एम के क्रेडिट साइड में और एस की डेबिट साइड में। और उसके बाद एस ने किया है एम को, अगेन एस गिवर है तो एस की क्रेडिट साइड में, ठीक है, और एम के डेबिट साइड में। रिसीवर को डेबिट करना है, रूल यही है ट्रांसफर वाले केस में, डेबिट द रिसीवर। ध्यान रखना ट्रांसफर एंट्री में रूल यही है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये सिंपल सा रूल है ट्रांसफर एंट्री में, जिसको मिल रहा है उसके डेबिट में जाएगा और जो जिससे ट्रांसफर हो रहा है उसके क्रेडिट साइड में जाएगा, राइट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक दो तरीके का है, एक है परचेज गुड्स का। परचेज गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 4,500 और 6,000। और फिनिश गुड्स का शॉर्ट में उसको मैं एफजी लिख रहा हूँ, ये है 24,000 और 14,000, 24,000, ठीक है, 24,000 और 14,000। ये सारी एंट्री कर चुके हैं हम। और इसके बाद पहले बेटा आप जीपी निकाल लो, जीपी निकालो बैलेंसिंग फिगर से। बताओ एम का कितना आ रहा है, एस का कितना आ रहा है। इसे करिए बेटा कैलकुलेट, कोई भी बच्चा निकालो क्या आंसर आ रहा है। अगर नहीं कर रहे हो बेटा कैलकुलेशन तो बुक से फिगर मैच करके बता दो, मेरी वाली बुक में सॉल्यूशन नहीं है। सर S का टोटल आ रहा 1,84,000।
1 लाख एम का क्या आ रहा है बेटा, टोटल आ रहा है? एस का सर 1,84,000। 1,84,000। मुझे मुझे ये बताओ इनका जीपी, इनका जीपी वगैरह का जो अमाउंट है वो कितना आ रहा है? M का GP 58,500। ठीक है, बाकी कोई आइटम मैंने इसमें छोड़ा तो नहीं है? इसमें एक मिनट बेटा है, जरा मैंने मॉड्यूल पे बुक खोली है क्वेश्चन। इसमें 35 और 40 की एंट्री रिवर्स रिवर्स क्यों मारी हुई है? 35 40 की एंट्री, ये मैंने पीडीएफ ओपन किया मोबाइल पे, तो ये 2 एंट्री चेक करो एक बार, 40 से 35 वाली रिवर्स तो नहीं है जो ये बच्चा कह रहा था। एस ने ट्रांसफर किया एम को, by M to S है 35,000, by S to M 40,000। तो बेटा फिर इसकी वाली बुक में ठीक है, ठीक है, इसकी वाली बुक में ठीक है, हमारी बुक में गलत किया हुआ है और फिर आंसर में उसका फर्क वगैरह पड़ेगा। तो ये पहला वाला जो है बेटा ये एम टू एस है, ठीक है, और दूसरा वाला बेटा जो ये एस टू एम है। तो हम इसी के हिसाब से कर लेते हैं, वरना फिर मॉड्यूल वाले आंसर से हमारा मैच नहीं करेगा। तो एस ने एम ने एस को ट्रांसफर किया है, तो एम हो गया गिवर, तो बेटा एम में आएगा आपका क्रेडिट साइड में। बेटा ये दो फिगर रिवर्स मान लो, ये 35,000 है, ये दो फिगर रिवर्स मारो क्योंकि बुक में हमारे वाले में गलती है, ये 35,000 है और ये बेटा आपका 40,000 है, और यहाँ पे भी रिवर्स मारना पड़ेगा फिर, ठीक है, इसको भी रिवर्स मारोगे, ये यहाँ पर 40 आएगा और यहाँ 35 आएगा, ये 40 और ये 35, ठीक है। में ना मेरी भी ओल्ड वाली बुक है, जो सॉल्यूशन अब का है ना 40,000 डेबिट साइड में 40,000 फिर 35 हाँ ऐसे ही है, पर लेकिन ऊपर यही लिखा हुआ है S to M और बाय M to S। हाँ नहीं बेटा वो गलती है वो, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखो अगर इसमें एस टू एम कह रहा है कि अगर एस पे हमारा हो जाएगा गिवर और एम एम आपका हो जाएगा रिसीवर, तो इस हिसाब से बेटा एम के डेबिट में आएगा और एस के बेटा क्रेडिट में आएगा, तो पहले मैंने वैसे ही किया था, तो वो मिस्टेक हुई है, वो बेसिकली हमारी वाली बुक में मिस्टेक है ये। तो ये पहला वाला एम टू एस होगा, क्योंकि अगर एम एस को ट्रांसफर करेगा तो एस रिसीवर होगा और एम क्या होगा सर, गिवर होगा, और रूल सिंपल सा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें जो रिसीवर है बेटा वो एस हो गया, ठीक है, तो एस में डेबिट में आएगा और वहाँ पे आपका क्रेडिट में आएगा, राइट। तो जो मैंने अब लिखा है चेंज करके, ये ठीक है बेटा आंसर। अगर हम ये चेंज कर देते हैं, तो अगर ये चेंज कर देते हैं तो फिर ये हिसाब से ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ कि बेटा हमारा जीपी वगैरह कितना आ रहा है, सब कुछ करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर निकालिए, टोटलिंग करो इसकी, 1,40,000, 8,000, 35,000, 10,000, 500। 4,500, कितनी कितनी अमाउंट आ रही है? टोटलिंग 2,21,500। टोटलिंग 2,21,500 आ रही है, 2,21,500, ठीक है, और 1,89,000। और ये आ रहा है 1,89,000, ठीक है सर, 1,89,000। और इसमें से बेटा ये जीपी निकालो, कितना बनता है आपका? सर एम का 38,500। हाँ, और बेटा एक इसमें शायद रिटर्न और है जिसकी एंट्री शायद हमने नहीं करी है, रिटर्न दो तरीके के दिए हुए हैं क्या? रिटर्न एक है बेटा, दो है? रिटर्न दो तरीके के हैं या एक ही तरीके का है, देखना जरा। रिटर्न ऑफ फिनिश, तो फिनिश गुड्स की रिटर्न है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। चलो अब यहाँ से बेटा प्रॉफिट निकालो, जीपी कितना आ रहा है फिर हमारा? 38,500 और 46,000। ठीक है, पहले वाले का क्या है? 38,500, 38,500, ठीक है, और दूसरे वाले का 46,000। 46,000, ये आ गया जी। अब बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा, जीपी रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है। सर हाँ जी, मैं कह रहा हूँ हमने तो नॉर्मल हमने बाय क्लोजिंग सब लिख दिया 24,000 14,000, बट मॉड्यूल ने ऐसा क्यों कर रखा है, फिनिश गुड आउटपुट ऑफ T/F 4,800 2,800। 48,800 क्या? बुक में ऐसा करेगा नहीं, फिनिश गुड पहले बुक 4,800 में लिखा हुआ है। सोल्यूशन। अच्छा एक मिनट को, मुझे मोबाइल पे दोबारा इसका पीडीएफ खोलने दो, 2 मिनट वेट करो, देख लेता हूँ, कई बार बुक में मिस्टेक वगैरह भी होती है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 25 है, एक मिनट रुकिए बस। 502 पेज। 502, हाँ ठीक है,
इसमें एक तो ये है, तो ठीक है, अरे ठीक कर दिया हमने। सेल्स 1,40,000 की, और 8,000, 35,000, 4,500, 6,000, 4,800 और 2,800, ये क्या है सर? तो ये मतलब कि है तो 20% क्लोजिंग स्टॉक ही है, बट ये इन्होंने ऐसा अच्छा क्यों ठीक है, लिखा? इन्होंने कुछ नहीं किया, ये जो 24,000 है ना, इसको बांट दिया 2 हिस्सों में, वो कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि 24,000 का 20% और 14,000 का 20% दूसरे दूसरे क्या नाम है, दूसरे डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो जब प्रोविजन बनाएंगे तो प्रोविजन बनाते वक्त हमें इसको करना पड़ेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 4,800 में 19,200 को जोड़ोगे तो वो 24,000 ही आएगा, और 2,800 में 11,200 को जोड़ोगे तो वो 14,000 ही आएगा। ठीक है। हाँ, इन्होंने यहाँ उसको सेपरेट दिखा दिया, आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं है। चलो, तो अब क्या करेंगे सर, यहाँ से हम निकालेंगे जीपी रेशो। ठीक है, जीपी रेशो निकालने के लिए 2 डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से, एम और एस। इनकी पहले बेटा जीपी आया कितना, बताओ जरा, जीपी कितना कितना आया था, कितना आया है एम का, कितना आया है एस 38,500 का? एम का जीपी आया है 500 38,500, और एस का कितना है 46,000 46,000। ये जीपी हो गया सर। ठीक है, इसको यही रोक दो फिलहाल जीपी को। सेल्स निकालो सर इसकी। अब मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों कि ये जो डिपार्टमेंट एम है उसकी सेल्स कितनी है, सेल्स में क्या क्या लेंगे? देखो, सेल्स में एक तो ओपन मार्केट वाली सेल लेते हैं और इंटर डिपार्टमेंट सेल लेते हैं, राइट। सेल में हम क्या लेते हैं सर, ओपन मार्केट के सेल लेते हैं और इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर लेते हैं। सेल तो इसकी 1,40,000 है, ये तो लेंगे ही लेंगे। डिपार्टमेंट ट्रांसफर 2 तरीके की है, एक परचेज गुड ट्रांसफर किया है 8,000 का, और एक फ्रीज गुड ट्रांसफर किया है 35,000 का, राइट। बट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि परचेज गुड्स हम जो ट्रांसफर करते हैं वो परचेज कॉस्ट पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या परचेज गुड्स के ट्रांसफर पे हमें कोई प्रॉफिट मिलता है? नो सर। नहीं मिलता। लेकिन जो फिनिश गुड ट्रांसफर हो रहे हैं वो मार्केट प्राइस पे ही ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस पे हमें प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो केवल 2 तरीके की सेल का है। कौन कौन सी? एक तो वो सेल जो ओपन मार्केट में हुई है, और फिनिश गुड्स का ट्रांसफर जो कि मार्केट प्राइस पे हुआ है। ये वाली सेल हम नहीं लेंगे, ये वाली सेल को सर हम नहीं लेंगे जीपी रेशो निकालने के लिए, क्योंकि ये सेल कॉस्ट पे ट्रांसफर हो रही है, ये सामान कॉस्ट पे ट्रांसफर हुआ है। अगर ये कॉस्ट पे ट्रांसफर हुआ है तो इसने कोई प्रॉफिट हमें कमा के नहीं दिया, इसका ग्रॉस प्रॉफिट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो सेल केवल ये 2 लेंगे बेटा, परचेज गुड्स के ट्रांसफर को अब के बारे में सेल नहीं मान रही। बताओ पॉइंट क्लियर है या नहीं? यस सर। पक्का? चलो सर, तो सेल चलो 1,40 और 35,000 इसकी है, तो इसकी है कितनी हो जाएगी, 1,40,000 और 35,000 कितना हो गया 175, और इसकी कितनी आएगी बेटा, इसकी थी 1,12,000, और दूसरा क्या था 1,40,000, 1,12,000 और 40, ये जोड़ दो सर 1,52,000। 1,52,000। लेकिन सर सेल का मतलब होता है नेट सेल, तो सर इसमें से आपको सर सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फिनिश गुड्स का रिटर्न भी हो गया है। कितना कितना सर, कितना कितना कह रहा है, एम ने कितना रिटर्न किया बेटा, एस को, रिटर्न बाय एम टू एस, है ना। एम ने कितना वापस किया है और बेटा एस ने कितना वापस किया है। तो बेटा एम ने जो एस को वापस किया है वो 10,000 ट्रांसफर किया है, तो एस के पास वापस पहुंच गया 10,000, और एम के पास वापस आ गया 7,000। तो एम के पास 7,000 वापस आया और एस के पास 10,000 वापस आया। ये भी बहुत ध्यान से माइनस कर देना, इसको बच्चा जल्दीबाजी में सीधे माइनस कर देता है, एम में से 10,000, एस में से 7,000, नहीं, उल्टा करना है। एम ने एस को ट्रांसफर किया है, तो एस को ट्रांसफर हुआ है, तो एस के लिए सेल्स रिटर्न है ये, ठीक है, ये एस के लिए सेल रिटर्न है 10,000, तो ये एस में माइनस हुई है। और अगर एस ने एम को वापस किया है सर, तो एम के लिए सेल्स रिटर्न है, तो एम में 7,000 माइनस होगा। ये भी बहुत ध्यान से रखना वरना दिक्कत हो जाती है। बताओ नेट सेल कितनी आ रही है, 175 में से 7 माइनस करो 168,000, 168, और इस पे 142. 142। अब बेटा जीपी रेशो निकालो। चलो, जीपी रेशो क्या होगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। तो इस 38,500 को इससे डिवाइड करो और 100 से इंटू करो, बताइए कितना आता है।
38,500 डिवाइड बाई 1,68,000 इंटू 100। अगर डेसिमल 23%. अगर डेसिमल में आएगा तो पॉइंट के बाद नंबर बताने हैं 2। 22.91. 91। Yes sir. ठीक है 91 लिख दो। और ये बताओ इसको डिवाइड करना है इससे। 32.39. 32.39। चलो सर, तो ये इस तरीके से हमारा आ गया। अब सर क्या काम किया जाएगा, अब प्रोविजन हटाया जाएगा। ठीक है, अब प्रोविजन हटाएंगे, बहुत ध्यान से देखना। तो पहले यहां से लिखेंगे हम एम्स गुड्स लाइंग विद एस। एम का कितना सामान एस के पास पड़ा हुआ है, तो पहले एस का देखेंगे, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। तो एस का बेटा फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक क्या था, 14,000, उसका 20% ये आया 2800। तो एम्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इसमें 2800 में एम के जीपी रेशियो से इंटू कर देंगे। एम का कितना सामान एस के पास पड़ा हुआ है, तो एस का क्लोजिंग स्टॉक लिया है हमने 14,000 का। इस एस के क्लोजिंग स्टॉक में एम का कितना है 2800। तो एम का जीपी रेशियो क्या आया था बेटे, 22.91. इसका 22.91% निकालो। 641.48. 641.48 राउंड ऑफ करके चलो 641 ही कर देते हैं। चलो जी, ऐसे ही दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट है, एस। एस है, एस के गुड्स लाइंग विद एम। तो एम का क्लोजिंग स्टॉक देखो, एम का क्लोजिंग स्टॉक था 24,000। एम के क्लोजिंग स्टॉक में एस का कितना है 4,800। तो ये ध्यान से देखना क्लोजिंग स्टॉक किसका ले रहा हूँ, ठीक है, और जीपी रेशियो किसका लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना। फिर यहाँ से एस का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, एस का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो ये है हो जाएगा हमारा 4,800 का। इसमें लगा देंगे एस का जीपी रेशियो। तो बताओ एस का जीपी रेशियो क्या है, 32.39. 32.39%। कितना, 1554.72. 54.72. चलो राउंड ऑफ करके इसे 1555 ले लेते हैं। तो एक प्रोविजन ये बनाना है 641 का, एक प्रोविजन ये बनाना है 1555 का। तो ये दोनों प्रोविजन अब हम डाल देंगे फाइनल प्रॉफिट निकालने से पहले। तो ये हम किस में डालते हैं बेटा, जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालते हैं। लेकिन जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, हमें बनाना है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल है, कैसे बनता है देखो। सारे आइटम एक साथ डाल देंगे, बस ध्यान रखना इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर की एंट्री नहीं होती है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड कब हो रहा है इसमें हमारे 31/3/13 को। अब दोबारा से पूरा क्वेश्चन करेंगे, सारे आइटम ले लेंगे, बस इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं दिखाने हैं। चलिए, क्रेडिट और डेबिट। तो मेरे बच्चों सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ले लो, दोनों का जोड़ के लिख दो। 20,000 और 12,000 कितना हो गया 32,000। परचेजेस कंबाइन लिख देनी मेरे बच्चों, 92 और 68, 92 और 8 1 लाख, तो 1,60,000। चलो जी, कैरेज इनवर्ड कंबाइन 4,000। आप चाहो तो ट्रेडिंग वाला पोर्शन अलग दिखा सकते हो, प्रॉफिट लॉस वाला अलग भी आप दिखा सकते हो, मर्जी है। हम अभी एक साथ कर दे रहे हैं, ट्रेडिंग वाला आइटम भी प्रॉफिट लॉस में डाल दे रहे हैं। वेजेस हमारा 12,000 और 8,000 है, 20,000। सेल्स डाल दो सर, 1,40 और 1,12 कितना आएगा, 1,40 2,40 2,50 2,52।
252, 2,52,000। परचेज गुड ट्रांसफर, सर ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है, नहीं होगी। परचेज गुड ट्रांसफर की एंट्री नहीं होगी, फिनिश गुड ट्रांसफर की एंट्री नहीं होगी, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स नहीं होगी। ठीक है सर, हमें ट्रांसफर एंट्री नहीं दिखानी है, एक भी नहीं आती इसमें। सीधे क्लोजिंग स्टॉक में आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक परचेज गुड्स का, तो परचेज गुड्स कितना है सर क्लोजिंग स्टॉक? 4,500 और 6,000, कितना हुआ? 10,500। फिनिश गुड्स का बेटो 24 और 14, 38। एक साथ जो प्रोविजन हुआ है बेटा, जो प्रोविजन बनाया इकट्ठा वो डाल दो यहाँ पर। तो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये कितना कितना आया था? एक का आया था 651, 641, 641 और 1,555। ठीक है, 641 प्लस 1,555 जोड़ दो जी, कितना आ रहा है? 2196। 2196। और ये करने के बाद अब सर यहाँ से प्रॉफिट निकालो, ये पूरे बिजनेस का प्रॉफिट आ गया। तो फाइनल प्रॉफिट तो वही आता है जो जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आता है, बस इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है। तो टू नेट प्रॉफिट, बताइए कितना आ रहा है? तो इसका टोटल है 3,05,000। 3,05,000, 500 3,05,000। 500। ठीक है, 3,00,500। सर प्रॉफिट आ रहा है 82,304। 82,304। ठीक है सर, ये हो गया हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो आप कंसोलिडेट कैसे बनाते हैं वो भी सीख गए। कुछ नहीं करना होता है, सभी आइटम जोड़ के ले लो। इंटर डिपार्टमेंट को नहीं लेते, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट एक के डेबिट साइड में जाते हैं, दूसरे के क्रेडिट साइड में जाते हैं, तो वह कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये पूरा हो गया हमारा। और इसमें एक आइटम, एक टॉपिक और रह गया है, वो है डिपार्टमेंट मैनेजर कमीशन वाला। अभी करवा दूं या नेक्स्ट वाली क्लास में कराऊं? बताइए। अभी करवाते हैं तो बेटा 20-25 मिनट आपके और भी लगेंगे। चलो आज ही कर लेते हैं, चलो आज ही कर लो, खत्म करो तो चलो। 2 मिनट रुक जाओ, फिर करवा देना। हाँ ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। अगले वाले में आधा घंटा और लगेगा, आज कर लेते हैं। ये बेटा हो गया। यस सर। चलो तो आता हूँ अगले मुद्दे की ओर। लास्ट टॉपिक, डिपार्टमेंट मैनेजर का कमीशन। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है और सिंपल सा क्वेश्चन है उसका एक। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है डिपार्टमेंट्स मैनेजर कमीशन। किसके बारे में? एज एन इंसेंटिव डिपार्टमेंट्स मैनेजर आर प्रोवाइडेड कमीशन। इंसेंटिव के तौर पर डिपार्टमेंट के मैनेजर को क्या करते हैं सर? कमीशन देते हैं, उन्हें एनकरेज करने के लिए, उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए कि यू हैव डन समथिंग वेरी वेरी वेल। तो सर वो कमीशन किसके ऊपर देंगे? नेट प्रॉफिट के ऊपर देंगे। ऑन नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? आफ्टर एलिमिनेटिंग
अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, उस नेट प्रॉफिट में से डिपार्टमेंट के मैनेजर को कमीशन देते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ए का नेट प्रॉफिट है मान लीजिए 1 लाख रुपए का, लेकिन मालूम चला कि डिपार्टमेंट ए के कुछ गुड्स डिपार्टमेंट बी के पास पड़े हुए हैं जो कि अनसोल्ड हैं, और डिपार्टमेंट ए ने जब ट्रांसफर किया था तो सारे आइटम को सेल मान लिया था, सभी आइटम को सेल मान के सारा प्रॉफिट मान लिया और जीपी निकाल लिया, एनपी निकाल लिया। लेकिन डिपार्टमेंट ए को मालूम चला कि उसका कुछ सामान बी के पास पड़ा हुआ है जिसमें 2000 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूड है। तो क्या किया जाएगा? अगर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट 1 लाख रुपए आया है, 2000 रुपए का प्रॉफिट जो कि अभी अनरियलाइज्ड है, मिला नहीं है, वो माइनस किया जाएगा। 98,000 डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट माना जाएगा और फिर कमीशन 98,000 के ऊपर दे दी जाएगी। तो प्रोसीजर ये है कि पहले डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट निकालो, उनका जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो माइनस करो, फिर कमीशन दो। बट कभी कभार जल्दीबाजी में क्या हो जाता है, कभी कभार जल्दीबाजी में हम डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट निकालते हैं और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेट करने से पहले ही डिपार्टमेंट मैनेजर को कमीशन दे देते हैं। मतलब हमने जो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है उसको माइनस नहीं किया, उसको माइनस करने से पहले ही प्रॉफिट दे दिया, उसको माइनस करने से पहले ही कमीशन दे दिया। अब रेक्टिफाई कैसे करेंगे? जो कमीशन गलत पार्टनर को दे दी है, जो कमीशन गलत दे दी है, वो पार्टनर से वापस ले लेंगे, बोलेंगे कमीशन वापस करो, उसको हम नेट प्रॉफिट में जोड़ेंगे पहले। फिर नेट प्रॉफिट में जुड़ने के बाद जो अनरियलाइज प्रॉफिट है पहले वो घटेगा, फिर वो घटने के बाद फिर वापस आपका सही तरीके से कमीशन निकाला जाएगा और वो आपको दे दिया जाएगा। ये काम इसमें करना है। इसका थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे करते हैं। एज एन इंसेंटिव डिपार्टमेंट मैनेजर आर प्रोवाइडेड कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर एलिमिनेटिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। समटाइम बाय एरर ऐसा होता है, मैनेजर कमीशन is provided on the net profit before eliminating unrealized profit. So manager commission is recalculated. तो बेटा जो मैनेजर का कमीशन होता है उसको रिकैलकुलेट करते हैं एज फॉलो। कैसे करेंगे सर? देखो ध्यान से, उसके लिए प्रोसीजर है, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले ये देखेंगे नेट प्रॉफिट है कितना कमीशन देने के बाद, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, लेकिन जिसमें भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमने एलिमिनेट नहीं किया, but before eliminating unrealized profit, ये दे देते हैं सर, है ना। हम नेट प्रॉफिट दे चुके हैं पार्टनर्स को, पर बाद में मालूम चला इस नेट प्रॉफिट में से पहले अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट करना था, वो हमने नहीं किया। तो पार्टनर्स को क्या बोलेंगे कि भैया जो कमीशन तुम्हें गलती से दे दिए हैं ना, जरा वापस कर दो। ऐड सर, इसमें ऐड बैक करो मैनेजर कमीशन, ठीक है। जो रॉन्गली कैलकुलेट किया था हमने सर, उसको वापस दे देंगे। चलो जी, ये ऐड करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट आएगा अब, ठीक है, ये ऐड करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा इसको बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट बिफोर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड मैनेजर कमीशन। क्योंकि हमने मैनेजर कमीशन वापस ले लिया है, मतलब ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी माइनस नहीं हो रखा और कमीशन भी माइनस नहीं हो रखा। अब क्या करेंगे सर? अब पहले अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कर देंगे, अब सर ये माइनस कर देंगे, अब ये आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन। अब ये हमारा सही वाला नेट प्रॉफिट आया,
ठीक है सर। अब ये जो फिगर आ गई है सर, अब इस फिगर पे कैलकुलेट कर देंगे हम मैनेजर कमीशन। नाउ कैलकुलेट मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन ऑन ये जो फाइनल फिगर आई है सर, इस पे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया बेटा? सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई दिक्कत है तो दोबारा पूछो, बस ये फॉर्मेट लगाना है, क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाएगा हमारा। स्क्रीन अप डाउन करनी हो तो बताना, और जब नोट हो जाएगा तो भी बताना। अब करना ऊपर नीचे, नीचे देखना जी जी प्यारे बच्चों, हो गया? रिस्पॉन्ड कीजिए, बताओ आगे बढ़े या नहीं। सर। चलिए, ये वाला पोर्शन भी हो गया आपका। यस सर। चलिए, आई अज्यूम ये भी हो गया। अब यहाँ से आते हैं 26 पे बेटे, ये क्वेश्चन है, इस पे फाइनल क्वेश्चन, चैप्टर खत्म। कहता है डिपार्टमेंट एक्स सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट वाई एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। जब एक्स वाई को सामान ट्रांसफर करता है तो कॉस्ट का 25% चार्ज करता है, और जब एक्स जेड को ट्रांसफर करता है बेटा तो 10% प्रॉफिट के कॉस्ट के ऊपर ट्रांसफर करता है। जब वाई ट्रांसफर करता है एक्स को तो 15% प्रॉफिट, और जेड को ट्रांसफर करता है वाई तो 20% प्रॉफिट सेल्स के ऊपर। तो रेशो किसके ऊपर दिया हुआ है, परसेंटेज किसके ऊपर दे रखी है वो देखना है ध्यान से। एक्स की परसेंटेज प्रॉफिट की कॉस्ट पे दे रखी है, वाई की परसेंटेज जो है वो सेल्स के ऊपर दे रखी है। डिपार्टमेंट जेड जो है सर, जब वो ट्रांसफर करता है सामान एक्स और वाई को तो वो कॉस्ट पे चार्ज करता है 20% और 25%। तो तीन डिपार्टमेंट है एक्स वाई जेड, तीनों आपस में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं। डिपार्टमेंट मैनेजर्स आर एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एलिमिनेटेड। ठीक है सर, क्वेश्चन में कह रहा है मैनेजर को 10% का कमीशन देना है, कौन से नेट प्रॉफिट पे? वो कमीशन सर जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के बाद आएगा उस पे देना था। ठीक है सर, लेकिन हुआ क्या, डिपार्टमेंट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, डिपार्टमेंट का प्रॉफिट मैनेजर कमीशन देने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है कमीशन देने के बाद, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के एडजस्टमेंट करने से पहले सर, वो नेट प्रॉफिट है एक्स का 36,000, वाई का 27,000 और जेड का 18,000। और किसका कितना सामान किसके पास पड़ा हुआ है वो मैं बोला हुआ है, एक्स का वाई के पास पड़ा हुआ है 15,000, जेड के पास पड़ा हुआ है 11,000। वाई का सामान एक्स के पास पड़ा हुआ है 14,000, जेड के पास 12,000, और जेड का सामान एक्स के पास पड़ा हुआ है 6,000 और वाई के पास पड़ा हुआ है 5,000। तो सर ये हमारे क्या है सर, ये हमारे बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक है एक डिपार्टमेंट के जो दूसरे के पास पड़े हुए हैं, उस पर हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालेंगे और उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा ध्यान से देखना, फॉर्मेट वही है जो भी आपको मैंने लिखवाया। तो तीन डिपार्टमेंट है, एक है एक्स, एक है वाई और एक है जेड। देखो सर, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, जो नेट प्रॉफिट है बेटा ये आफ्टर कमीशन है, बट बिफोर
एलिमिनेटिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है बेटे, देखो ध्यान से, ये है 36,000, ये है 27,000 और ये है बेटा 18,000। इसमें एड बैक करेंगे, इसमें एड बैक करेंगे बेटा हम मैनेजर कमीशन wrongly, मैनेजर कमीशन wrongly कैलकुलेटेड, उसको एड बैक करेंगे। अब सर ये एड बैक कैसे करना है सर, यही बिल्कुल क्या नाम है सर, ध्यान से देखना है। देखो ध्यान रखना, सबसे पहले हमें जो भी जीपी के रेट हैं, जो प्रॉफिट के रेट है बेटा, वो सेल्स पे गिवन होने चाहिए। अगर वो परसेंटेज सेल्स पे नहीं गिवन है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स पे बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, हमें सेल्स पे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर एक्स की बात करें बेटा, तो एक्स की बात करें तो जीपी रेशियो ऑन ट्रांसफर टू वाई, ट्रांसफर टू वाई, एक्स जब ट्रांसफर करता है वाई को तो उसका जीपी रेशियो है कॉस्ट का 25%, 25% ऑफ कॉस्ट, इसका मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो बेटा सेल का क्या होगा, 1/5। 1/5, 1/5 ऑफ सेल, 1/5 ऑफ सेल। ठीक है सर, 1/5 को क्या मैं बोल सकता हूँ 20% ऑन सेल। कैसे सर, 1/5 को 100 से इंटू Yes. कर दो, 1/5 को अगर 100 से इंटू कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 100/5 मतलब ये 20%। तो फ्रैक्शन को दोबारा परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है सर, सेम ऐसे ही बेटा, सेम ऐसे ही एक्स का जीपी रेशियो ऑन ट्रांसफर टू, जीपी रेशियो ऑन ट्रांसफर टू जेड। ठीक है बेटा, जेड वाला भी निकाल लेते हैं। जेड का बोला है बेटा आपको 10% ऑन कॉस्ट। ठीक है सर, ये कॉस्ट पे कितना है बेटा, 10% है, इसका मतलब हो गया 1/10 ऑफ कॉस्ट, है ना। इसका मतलब हो गया बेटा ये 1/10 ऑफ कॉस्ट है। अगर ये 1/10 ऑफ कॉस्ट है बेटा तो 1/11 हो जाएगा सेल का, राइट। ये 1/11 हो जाएगा सेल का। इसको चलो फ्रैक्शन में छोड़ दो अभी, या इसको भी 100 से इंटू करेंगे। तो ये बताओ जरा ये कितना आएगा, एनीवन, बताओ जी। 9.090। अच्छा एक है बेटा, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है ना, हमें कमीशन किसके ऊपर देना है, सेल के ऊपर देना है या प्रॉफिट के ऊपर देना है। बेटा कमीशन तो हमें प्रॉफिट पे देना है बेटा, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, इसको छोड़ो बिल्कुल। मुझे ये देखो, जो मैनेजर का कमीशन है उसका रेट कितना है, 10% है बेटा। बेटा सिंपल हो जाएगा, मुझे लगा कि कमीशन सेल पे निकालना है, सेल पे नहीं है, प्रॉफिट पे है। ये छोड़ो, सिंपल आ जाओ। देखो सर, ये जो 36,000 का नेट नेट प्रॉफिट आया है, ये 10% कमीशन देने के बाद आया है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 36,000 90 पे है तो 10 पे कितना होगा। आई रिपीट, ये 36,000 10% कमीशन देने के बाद आया है, तो 36,000 में से अगर 10% लेस हो चुका है तो मतलब ये वैल्यू 90 पे है। अगर 90 पे इतना तो 10 पे कितना, कितना आएगा, 4,000। Yes sir. ऐसे ही ये 27,000 10% कमीशन देने के बाद आया है, तो ये है 90 पे इंटू 10 बेटा, कितना 3000 3,000। और ये 18,000 भी बेटा 90 पे है, 2000। तो 10 पे कितना है, 2,000 का बेटा। ठीक है, ऊपर मैं बेटा जो ये समझा रहा था इसकी जरूरत नहीं करने की। मुझे लगा कि शायद ये जो आपको कमीशन निकालना है वो सेल्स पे निकालना है, सेल्स पे नहीं निकालना, प्रॉफिट पे निकालना है। तो पहले हमने ये एड बैक कर दिया। ठीक है, तो 36 में 4 जोड़ दो, ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 30 और ये हो गया आपका 20। ये आ गया अब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, क्योंकि वो तो लेस किया ही नहीं था, एंड बिफोर कमीशन, और कमीशन सर दिया नहीं अभी हमने इसको। अब सर यहाँ से
लेस करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट। हर डिपार्टमेंट का अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इसके लिए बनेगा बेटा वर्किंग नोट। इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट। स्पेस छोड़ देंगे यहाँ पर, अच्छा खासा स्पेस छोड़ना है क्योंकि बाद में कमीशन भी निकालना है आपको, राइट। और अब सर यहाँ पर नीचे वर्किंग नोट पे आते हैं, इसके वर्किंग नोट वाले पार्ट पे आ जाएंगे। चलो सर, तो कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट, तीनों का निकालना है बेटा बारी बारी से। पहला कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या नाम है उसका, एक्स नाम है सर। चलो जी, एक्स का कितना स्टॉक, प्यारे बच्चों, एक्स का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वाई के पास, 15,000। और वाई को वो ट्रांसफर कर रहा था बेटा किस पर, अच्छा ये 15,000 सेल्स वैल्यू है या कॉस्ट प्राइस है, पहले ये बताओ। ये जो सारी वैल्यू दे रखी है 15, 14, 6, 5, 11, ये कॉस्ट प्राइस है ट्रांसफर गुड्स की या सेल्स वैल्यू है? कुछ ना बोला हो तो क्या मानते हैं? सेल। सेल वैल्यू। सेल वैल्यू मानते हैं। ये सारे आइटम सेल वैल्यू पर है, इसलिए मैं कह रहा था कि हमारे सारे के सारे जीपी रेशियो सेल पे ही होने चाहिए। अगर सेल पे दिया है तो ठीक है, अगर कॉस्ट पे दिया है तो कॉस्ट को सेल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्स का वाई के पास पड़ा हुआ है 15,000 और जेड के पास पड़ा हुआ है 11,000। ठीक है सर, आओ जरा, वाई के पास पड़ा हुआ है 15,000 और जेड के पास कितना पड़ा हुआ है, भूल गया मैं, जेड के पास पड़ा है 11,000। 11,000। चलो जी, अब एक्स जो सामान वाई को ट्रांसफर करता है उस पर कितना प्रॉफिट चार्ज करता है? बोला वैसे 25% कॉस्ट के ऊपर, वाई को ट्रांसफर करते हैं कॉस्ट का 25%। तो मैंने कहा सर ये रेशियो कॉस्ट पे दे रखा है, सेल पे होना चाहिए। अगर कॉस्ट का 25% है तो मतलब कॉस्ट का 1/4, कॉस्ट का 1/4 तो सेल का क्या होगा, कॉस्ट का 1/4 तो सेल का क्या होगा, 1/5। 1/5। ऐसे बेटा जेड पे आ जाओ। जब ये जेड को ट्रांसफर कर रहा है तो कितना करता है, 10% कॉस्ट के ऊपर। अगेन बेटा ये रेशियो कॉस्ट पे दी है, 10% कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट का 1/10। अगर कॉस्ट का 1/10 है तो सेल का क्या होगा, 1/11। तो ये 3,000 और सर ये कितना बताइए, 1,000, तो टोटल 4,000 इसका हो गया जी। ऐसे वाई का निकालो सर, वाई का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है किसके पास, क्वेश्चन देखेंगे। तो वाई का एक्स के पास पड़ा हुआ है 14,000 और जेड के पास पड़ा हुआ है 12,000। तो 14 एक्स का और 12 जेड का, चलो 14 और 12 है सर। तो 14,000 का सामान इसके पास पड़ा हुआ है एक्स का और 12,000 का सामान पड़ा हुआ है जेड का। ठीक है सर, जेड के पास पड़ा हुआ है इनका सामान। अब सर वाई जब सामान ट्रांसफर कर रहा है जेड को तो किस रेट पे करता है, पढ़े सर, वाई ट्रांसफर करता है एक्स को 15%। और सर ये रेशियो किस पे दे रखा है, सेल पे दे रखा है। तो क्या चेंज करने की जरूरत है, नो सर, चेंज करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट पे दिया है तो चेंज करना है। क्यों सर, क्योंकि हमें ट्रांसफर गुड्स की सेल वैल्यू गिवन है। ये ट्रांसफर गुड्स की सेल वैल्यू है सारी की सारी, इसलिए हमारा रेशियो सेल वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। जहां सेल वैल्यू के हिसाब से है वहां ठीक है, जहां सेल वैल्यू के हिसाब से नहीं है वहां कॉस्ट के फ्रैक्शन को सेल के फ्रैक्शन पे लाना पड़ेगा। तो ये 15 और 20 है बेटा और ये सेल पे ही है। तो यहाँ निकाला मैंने 15% और यहाँ निकाला मैंने 20%। चलो जी, तो 14,000 का बेटा 15% निकालो, 2100। 2100 21 और 2400, 2400। तो कितना हो गया टोटल, 4500। हाँ जी। सेम ऐसे बेटा जेड का निकालो, जेड का कितना सामान एक्स के पास पड़ा हुआ है और कितना बाई के पास पड़ा हुआ है। इसके लिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो 6,000 और 5,000 है बेटा, एक्स का 6,000 है और वाई का 5,000 है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब जब जेड एक्स को ट्रांसफर कर रहा है तो क्या प्रॉफिट चार्ज कर रहा है, तो कहता है जी जेड ट्रांसफर करता है एक्स को 20% के प्रॉफिट पे, 25% के प्रॉफिट पे, और ये किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है। अगेन फ्रैक्शन कॉस्ट के ऊपर दिया हो तो सेल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट का 20% है बेटा तो कॉस्ट का 1/5, 20/100 मतलब कॉस्ट का 1/5, तो सेल का क्या होगा 1/6। 1/6। तो यहाँ 1/6 निकालोगी। और दूसरा वाला कितना है बेटा, 25% है कॉस्ट पे,
Yes, 1/4. Yes. तो 1/5 हो गया बेटा, 1/5 हो गया कॉस्ट का, तो सॉरी सेल 1/4, 25% हो गया 1/4, 1/4 है कॉस्ट का बेटा, तो सेल 1 पे by क्या 5 होगा? on sale. 1/5 ऑन सेल, राइट। तो ये आ गया 1000 और ये भी आ गया 1000, तो ये हो गया 2000। 2000. तो हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल लिए 4000, 4500 और 2000, जो हमें एलिमिनेट करने हैं। 4000 में से 4500 और फिर 2000 माइनस करने हैं। करो सर। तो ये 4000 आया है, ये 4500 आया है और ये 2000 आया है। अब सर हमने ये निकाला नेट प्रॉफिट आफ्टर एलिमिनेटिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के बाद, और सर ये बिफोर कमीशन है, कमीशन देनी बाकी है इसमें से। ये हो गया कितना 36, ये कितना आया बताओ? 25,500. 25,500 हो जाएगा ये, और ये 18,000 हो जाएगा। ठीक है जी। अब सर इसमें से कर देंगे लेस कमीशन। कमीशन कितनी देनी थी बेटा? सिंपल देनी है 10%। तो इसकी हो गई 3600, इसकी हो गई 2550 और इसकी हो गई बेटा 1800। तो ये हमारी करेक्ट कमीशन आई है। अगर खाली कमीशन ही पूछा होता तो ये आंसर आ जाता हमारा। और फाइनली ये हमारा नेट प्रॉफिट आया सब कुछ करने के बाद, आफ्टर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड कमीशन। ठीक है, तो फॉर्मेट तो वही है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और कहाँ मैंने 90 से डिवाइड किया, 10 से इंटू किया और वो क्यों किया वो भी मालूम होना चाहिए। 36 में से 4 माइनस कर दो 32, फिर 400 बढ़ा दो 32,400, 25,500 में से लेस करो 0, 10 में से 22,950 22,950, 950 ठीक है, और ये 16,200। ठीक है जी। इसमें किसी भी पॉइंट में डाउट है दोबारा पूछो। स्क्रीन अप डाउन करनी हो तो भी बेटा बताना। तो कॉन्सेप्ट यही है कि नेट प्रॉफिट में से कमीशन हम पहले से ही दे दिए हैं, जो गलत दिया है उस गलत कमीशन को पहले जोड़ देना है प्रॉफिट में, क्योंकि कमीशन ऑलरेडी घट चुका है तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है। इसलिए अगर 100 रुपए का प्रॉफिट था और 10 रुपए का कमीशन दे चुके हैं तो मतलब प्रॉफिट है 90 पे। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है 90 पे, तो प्रॉफिट को 90 पे डिवाइड करेंगे और 10 से इंटू करेंगे क्योंकि 10 हमारा कमीशन था। तो पहले प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाला, उसमें से फिर अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करेंगे, जो पहले माइनस हो जाना चाहिए था लेकिन हमने माइनस नहीं कर रखा था, उसको हमने अब माइनस किया, और फिर उसको माइनस करने के बाद हमारे पास करेक्टेड नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और जब करेक्टेड नेट प्रॉफिट आ जाएगा तो फिर उस पर फिर हम क्या करेंगे सर, कमीशन दे देंगे। तो आई गेस बेटा ये क्लियर हो गया है, तो क्लास वाइंड अप करें। सर नई बुक में ना एक क्वेश्चन हो रहा है, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा है, एक बार चेक करके समझा दीजिए वो भी। ठीक है बेटा, आप मुझे भेज दो क्वेश्चन, आप मुझे व्हाट्सएप भेजो, मैं देखता हूँ कौन सा है। भेज देना। ठीक है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 27। यस सर। बेटा ये सेंट्रलाइज परचेज वाला क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट मैंने शायद फर्स्ट वाली क्लास में आपको मैंने करवाया था। ठीक है, ये सेंट्रलाइज परचेज है, इस पे क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, मैं आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, तो ये अपने आप ही करना है। देखो ये ऐसा था, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, जैसे ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट वाले लेक्चर में है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम उसकी तरह है जी। इलस्ट्रेशन 27 सेम इसकी तरह है, राइट। तो वो खुद करना है, आपने खुद करना है। ठीक है बच्चों, तो क्लास फाइंड अप करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे फिर नए चैप्टर के साथ। नेक्स्ट क्लास का टाइम और चैप्टर आपको बता दिया जाएगा। चलिए, गुड बाय।